नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत आप सभी का एक बार फिर ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के इस कार्यक्रम 1 to 1 में। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिन्होंने जम्मू कश्मीर प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को उजागर कर उन पर केस लड़े और विजयी भी रहे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट अंकुर शर्मा जी। अंकुर जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रोशनी एक्ट पर आपने काम किया, ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और ये उपलब्धि केवल आप ही की नहीं, ये जम्मू कश्मीर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, रोशनी कानून 2014 में हमने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर चुनौती दी। जी जी। और बहुत खुशी भी होती है ये बताते हुए कि 4 साल की लड़ाई के अंदर 2018 में इस कानून को ध्वस्त करवा दिया। देखिए, ये कानून एक ऐसा कानून था जो बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। षड्यंत्र था जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करना। तो किस तरीके से सरकारी भूमि पे एक धर्म विशेष के लोगों को बैठा दिया जाएगा कानून बना के, जी जी। ये कानून उसके लिए मार्ग प्रशस्त करता था। तो यानी विधानसभा को इस्तेमाल किया गया था एक कम्युनल एजेंडा को आगे परस्यू करने के लिए। तो इसे चुनौती हमने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में दी और जैसा मैंने आपको बताया 2018 में ये कानून ध्वस्त हुआ। तो डेमोग्राफिक इन्वेजन थ्रू लेजिस्लेटिव रूट उसको हमने रिवर्स किया और डिमोलिश किया, जो बहुत जिसका एक बहुत बड़ा डीपर इम्पैक्ट हमारे समाज पे होगा कि जिसके ज़रिए देखिए डेमोक्रेसी में विधानसभा के ज़रिए कानून बना के ही सिस्टम्स चलाए जाते हैं और फिर सब व्यक्ति उस सिस्टम का हिस्सा हो जाते हैं। अगर सिस्टम ही गलत हो, अगर सिस्टम ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो, अगर सिस्टम ही आपको तबाह करने के लिए बनाया हो, तो अगर आप उस सिस्टम को ही ध्वस्त कर देते हैं तो मुझे लगता है कि समाज के लिए एक बहुत उपलब्धि का भी ये काम होता है और इसको ख़त्म करके हमने ये कोर्ट के माध्यम से। आपको लगता है कि अभी भी ये डेमोग्राफिक चेंज की जो हम बात करते हैं, ये डेमोग्राफिक चेंज जो आज तक अभी भी यूटी होने के बावजूद भी ये कहीं आपको नज़र आ रहा है ध्वस्त होता हुआ, या अभी भी कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ऐसा रूल देखा जाता है डेमोग्राफिक इन्वेजन का? देखिए, डेमोग्राफिक चेंज एक नॉर्मल प्रोसेस है। डेमोग्राफीज चेंज होती है। हमने इस इशू को सामने लोगों के इसलिए लाया क्योंकि जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज एक स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट था। जैसा मैंने बताया कि कानून बना के एक धर्म विशेष के लोगों को बैठाया जा रहा था। आपका जो सवाल है कि क्या डेमोग्राफिक इन्वेजन पे रोक लगी या नहीं? एब्सोल्युटली नो, रोक नहीं लगी है। हाँ, ये धीमी ज़रूर हुई है। इसके बारे में लोग जागरूक ज़रूर हुए हैं। आपने देखा कुछ महीने पहले इसे राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल लेवल पे भी हम लेके जाके गए और पूरे देश को भी पता चला कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। वैसे ही जिस तरीके से रोशनी कानून को हमने ख़त्म करवाया, उसी तरीके से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था जो महबूब मुफ्ती ने पास किया था 14 फरवरी 2018 को, जिस ऑर्डर के तहत बहुत क्लैंडस्टिनली और कोalition पार्टनर को भी उस ऑर्डर का पता नहीं था, जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पब्लिक डोमेन में स्वयं मैंने लाया था। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए धर्म विशेष के लोगों को 2 गुनाह करने के लिए लीगल इम्यूनिटी दी गई थी। उसमें कहा गया था कि अगर मुसलमान सरकारी ज़मीन पे या प्राइवेट ज़मीन पे या फॉरेस्ट की ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं जम्मू संभाग में, तो कोई एसएसपी और कोई डिप्टी कमिश्नर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। उसमें यह भी कहा गया था कि अगर गौहत्या होती है, बोवाइन स्मगलिंग होती है और उसमें एक धर्म विशेष के लोग यानी मुस्लिम समुदाय के लोग पाए जाते हैं, तो उन पे सेक्शन 188 आरपीसी के तहत और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी एक धर्म विशेष के लोगों को ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए और गौहत्या करने के लिए लीगल इम्यूनिटी दी गई थी। यानी कानून के वो प्रावधान जिसके ज़रिए ये चीज़ें अरेस्ट की जाती हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया था एक धर्म विशेष के लोगों के लिए। ऐसी और बहुत सारी डायमेंशन है। 2 तो हमने ध्वस्त करवाई, लेकिन फिर आप देखिए रोहिंग्या और बांग्लादेशीज को एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे लाके सेटल करना। इसी मुद्दे पे आना चाहते थे कि रोहिंग्यास तो अभी भी यहाँ हैं, अब तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स भी उनके मेरे ख्याल से बनना शुरू हो गए हैं। तो क्या कहीं आपको ये लगता नहीं कि अभी हम बहुत दूर हैं इस चीज़ को रिपील करने में? देखिए, एब्सोल्युटली जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में हमने और भी कुछ केसेस किए जिसमें काफ़ी सारी स्टेटस रिपोर्ट्स आई, अधिकारियों ने स्टेटस रिपोर्ट्स दी, जिसमें आप अगर ये देखेंगे कि जम्मू के आसपास के जितने भी फॉरेस्ट्स हैं, जम्मू संभाग में, मैं कठुआ से रामबन की बात कर रहा हूँ, जितने भी छोटे छोटे दरिया हैं, नाले हैं, रिवर्स हैं, इनके जो रिवर बेड्स हैं, इनके एडजॉइनिंग जो स्टेट लैंड है, वो एक धर्म विशेष के लोगों ने कब्जा की हुई है। और उस धर्म विशेष के लोगों को कब्जा करवाने के लिए हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। देखिए, जिस तरीके से रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, पटवारी के हाथ में सब कुछ होता है। अब आपने ये तय कर लिया कि एक धर्म विशेष के लोगों को आपने वहाँ पे रेवेन्यू एंट्रीज करके सेटल करवाना है ताकि मालिकाना हक का उनका क्लेम बने, तो आपने इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र जो पटवारी की बैंड है अंडर सर्विस लॉ जो नहीं हो सकती, आपने वो भी की। तो मैंने यही कहा कि ये सिस्टम अभी भी चल रहे हैं, अभी भी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र्स पटवारीज़ की इन वायलेशन ऑफ लॉ
हो रही है, बाहर से लोगों को ला के यहाँ पे सेटल किया जा रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गवर्नमेंट ने ऑफिशियल तरीके से आज तक इस डेमोग्राफिक इन्वेजन के प्रोसेस को रिकग्नाइज नहीं किया है, जिसके कारण कोई रिवर्सल मैकेनिज्म सरकार की तरफ से होता हुआ नज़र आता नहीं है। तो हम इसके जो दूसरे आयाम हैं उनसे लड़के एक एक इनके हथियार को तोड़ते तो जा रहे हैं। जैसे रोशनी एक्ट था, एक लेजिस्लेटिव टूल था जिहाद का या डेमोग्राफिक इन्वेजन का, उसे ध्वस्त करवाया। 14 फरवरी का ऑर्डर एक एग्जीक्यूटिव टूल था जिहाद का, डेमोग्राफिक चेंज का, उसे ध्वस्त करवाया। लेकिन रोहिंग्यास और बांग्लादेशीज को तो सरकार ने बाहर नहीं निकाला। अब अपने हथियार बाहर निकाल के उनको गोली मार के तो हम यहाँ से बाहर निकाल नहीं सकते। उसके लिए फॉरेनर्स एक्ट है, सरकार की जिम्मेवारी है, एक कायदे से एक तरीके से ही उन्हें यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। यहाँ सिविल वॉर तो करवाई नहीं जा सकती। तो जहाँ जहाँ हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते थे हमने किया, लेकिन जहाँ जहाँ सरकार की करने की जिम्मेवारी है या जहाँ केवल सरकार ही कर सकती है वहाँ पे सरकार ने 1 इंच भी काम नहीं किया है। इसीलिए मैंने ये कहा कि डेमोग्राफिक इन्वेजन का प्रोसेस एवर गोइंग है और बहुत सीरियस डायमेंशन इस समय हासिल कर चुका है। और ये तो कानूनी तरीके से ज़मीनें कब्जा करने के इश्यूज़ पे मैंने आपसे डिटेल में बात की। इसके अलावा जो गैर कानूनी ढंग से कब्जे किए जाते हैं, जैसे रिवर बेड्स पे, फॉरेस्ट्स पे, आपकी स्टेट लैंड पे, जिनके खिलाफ सेलेक्टिव तरीके से अगर आप धर्म विषय से संबंधित तो कार्रवाई नहीं होगी, वो तो अनअबेटेड अभी भी चल रहा है। अब कल ही की बात है कि हमारे माननीय चीफ जस्टिस जी ने ये केस जो है सीबीआई को हैंडओवर करने की बात की जा रही है कि उन्होंने अभी रोक लगा दिया और आंकलन ये लगाया जा रहा है कि सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाएगा। आप कितना सहमत हैं इससे? देखिए, ये स्वयं मेरी ही पिटीशन थी 2014 में, इस 25,000 करोड़ के रोशनी घोटाले को सीबीआई को दिया जाए, इस चीज़ को लेकर 2014 में मैंने स्वयं याचिका दायर की थी। तो आप और इन प्रोसीडिंग्स में एब्सोल्युटली आई वाज पार्टिसिपेटिंग, आई वाज द आर्गुइंग काउंसिल। इसके अलावा और भी हमारे साथ बहुत सारे एडवोकेट्स थे, उन्होंने भी बहुत मदद की। तो इस केस को तो स्वयं मैं ही लड़ रहा था और मेरा ही ये याचिका थी। तो इस पे मैं आपको ये कहूँ कि इस समय कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया है आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद, और हमें पूरी उम्मीद है कि 2-4 दिन में जैसे ही फैसला आएगा ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र होगा। और सीबीआई को ट्रांसफ़र इसलिए होगा कि जैसे मैंने बताया, यहाँ की स्टेट मशीनरी हैज़ बीन टेकन ओवर फ्रॉम विद इन। जैसे मैंने बताया कि लीगल इम्यूनिटी दी जाती है धर्मशेष के लोगों को क्राइम करने की। हम जानना चाहते हैं आम जनता के मन में भी ऐसी ही कुछ समानता सी बातें आती हैं। लीगल इम्यूनिटी जुडिशरी नहीं देती, लीगल इम्यूनिटी एग्जीक्यूटिव देता है। और लेजिस्लेचर को भी अपने विश्वास में लेके, क्योंकि एग्जीक्यूटिव वही है जिसके पास लेजिस्लेचर में बहुमत है, तो इसीलिए लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव मिलकर लीगल इम्यूनिटी देने का काम करता है। जिस तरीके से कानून बना दिया और एक धर्म विशेष के लोगों की फाइल्स प्रोसेस कर दी, जिस तरीके से 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर आपने निकाल दिया और उसमें कह दिया कि मुसलमान ज़मीन पर कब्जा करेगा तो उस पर कोई अधिकारी कार्रवाई नहीं करेगा। दिस इज़ लीगल इम्यूनिटी, कि आपने एक धर्मशेष के लोगों के लिए ये कह दिया कि इनके ऊपर ये क्राइम्स करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी, और एसएसपी और डीएम को आदेश दे दिए कि आप इनके खिलाफ आगे नहीं बढ़ोगे। दैट्स लीगल इम्यूनिटी। तो जिस तरीके से लेजिस्लेटिव इम्यूनिटी दी थी रोशनी एक्ट के जरिए, तो हमने जुडिशरी में चैलेंज करके इसे ध्वस्त करवाया। तो ये जुडिशरी के कारण ही तो हुआ कि वो कानून ध्वस्त हुआ। तो जुडिशरी लीगल इम्यूनिटी अगर गलत तरीके से दी गई हो तो उसको ध्वस्त करने का ट्रैक रिकॉर्ड जुडिशरी का रहा है, और बहुत बढ़िया तरीके से इस समय काम हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानी जाती थी, उसके निकम्मेपन के कारण, उसमें ऐसे अधिकारियों के होने के कारण जो इस्लामिक एजेंडा को आगे लेके चल रहे हैं, उसमें ऐसे अधिकारियों के होने के कारण जो बड़े बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करना चाहते, उसमें ऐसे अधिकारियों के कारण जो स्वयं इस लूट खसूट में लिप्त थे, इन्हीं के आधार पर एसीबी से जांच छीन के हाई कोर्ट आने वाले कुछ दिनों में, मैं पूरा आश्वस्त हूं कि सीबीआई को दे देगा। तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि रजिस्ट्रेशन जो है ये रेवेन्यू से उठाकर जुडिशरी को दे देनी चाहिए? रेवेन्यू से ही निकाल लेना चाहिए। लीगल अथॉरिटी जो है वो एक जुडिशियल ऑफिसर के पास होनी चाहिए रादर देन रेवेन्यू ऑफिसर। नहीं, आई डोंट थिंक कि उससे एक प्रॉपर एक सोल्यूशन आएगा। रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। रजिस्ट्रेशन में कुछ इश्यूज नहीं है। प्रॉब्लम हमारी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में है। प्रॉब्लम हमारे अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में नहीं है, प्रॉब्लम्स उसमें है। प्रॉब्लम इस चीज़ में है कि पिछले 70 साल में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो किए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के नाम पे कुछ नहीं किया। हमने टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस नहीं की, हमने अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को ट्रांसपेरेंट नहीं बनाया, हमने ऐसी क्रिप्टिक भाषा में अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जो 99.9% जनता को समझ ही नहीं आते हैं। हमने आईटी और
गुड गवर्नेंस के जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो इंट्रोड्यूस नहीं किए। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमने टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस नहीं किया। आप आज टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करिए और एक कानून बनाइए विधानसभा में कि जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं यानी सरकारी सर्विसेज जितनी भी हैं, कानून बना के आप उसमें ये लिखिए कि दीज आर द लिस्ट ऑफ सर्विसेज जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से लोगों को डिलीवर की जाएंगी। यानी आपको फर्ज कटवाने के लिए डीसी ऑफिस या तहसीलदार के ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू अप्लाई इट ऑनलाइन। आप सिस्टम बनाइए जैसे लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट का सिस्टम है, जहां पे आप घर बैठे अपनी जमीन का स्टेटस उसको डिमार्केट करने जैसी कैपेबिलिटीज हैं जो अपने घर में बैठ के वो ले सकते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी। अनटिल अनलेस दैट इज डन। और जहां तक रजिस्ट्रेशन की आपने बात की, देखिए रजिस्ट्रेशन जमीन बिक्री के बाद जो रजिस्ट्रेशन होती है, शायद आप उसकी तरफ कुछ इशारा कर रहे हैं, तो वो जुडिशरी के पास ही था पहले, लेकिन बाकी सब स्टेट्स में वो एग्जीक्यूटिव अधिकारियों के पास है। मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि ये रजिस्ट्रेशन के काम और लैंड लॉज को लेके भी जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स हैं ये सारे खत्म करके जुडिशरी को दिए जाने चाहिए, क्योंकि जुडिशरी ओवरबर्डन है। जुडिशरी के लिए बजटरी एलोकेशन बहुत कम है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जजेस की कमी है, बहुत विकट परिस्थिति है हमारे इस इंस्टीट्यूशन के लिए। इसलिए अनफॉर्चुनेटली ये स्पेशल कोर्ट्स एग्जीक्यूटिव के हाथ में भी दिए जाते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, एग्जीक्यूटिव इज नॉट इक्विप्ड टू हैंडल जुडिशियल फंक्शंस, क्योंकि उनका जुडिशियल माइंड होता ही नहीं है। जो आईएएस है, जो केएस है, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन से जो आया, यूपीएससी से जो आया, जो प्रमोट हो गया है, जिसने 10 डिपार्टमेंट्स में काम किया है और कानून की एबीसी नहीं जानते हैं, उसको आप जज बना के वहाँ पे बैठ देते हैं। और रिजल्ट क्या है, आप यहाँ पे आरटीआई लगा के देखिए, अगर 1000 केस 10 साल पहले यहाँ पे फाइल हुआ होगा डिवकॉम ऑफिस में या डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में, लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत, एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के तहत, लैंड लॉज के तहत, तो उसमें से 90% अभी भी पेंडिंग होगा। 10% ऐसे होंगे जिसके ऊपर ये सफिशिएंट एविडेंस के साथ आप आरोप लगा सकते हैं कि ये गलत तरीके से फैसले दिए गए हैं, एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज, दे ट्रेड जजमेंट्स, तो ऐसा भी है। तो मुझे लगता है कि जुडिशियल फंक्शंस, कानून की इम्प्लीमेंटेशन, कानून की इंटरप्रिटेशन, जितने भी फंक्शंस हैं जुडिशरी में वेस्ट किए जाने चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना सफिशिएंट नहीं होगा जब तक आप जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को उतना बड़ा बनाते नहीं हैं। और सरकारों की नियत और प्रायोरिटी अभी जुडिशरी को डेवलप करने की दृष्टिकोण से वैसी बनी नहीं है। आप देखिए अखनूर कोर्ट का मामला हमारे हाई कोर्ट में चल रहा है, बाकी सब कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स का भी वही हाल। अखनूर कोर्ट को लेके दशकों पुरानी रिपोर्ट है कि दिस बिल्डिंग इज अनसेफ, वहाँ पे अंदर जज है, वकील हैं, लिटिगेंट्स हैं, इतने सारे लोग हैं, वो किसी भी समय बिल्डिंग गिर सकती है। ऐसी बिल्डिंग में जजेस काम कर रहे हैं, ऐसी बिल्डिंग में जुडिशियल सेटअप हमारा चल रहा है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि चीज़ें ठीक होंगी अनटिल अनलेस बेसिक चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए। इसी तरह लॉयर्स का स्टाइपेंड भी नहीं है, तो देखिए दैट इज़ एन इशू। उसमें किस तरीके से इट इज़ ऑल्सो अ पॉलिसी मैटर, और जो यंगर लॉयर्स हैं, मुझे लगता है कि हमें अपनी लॉयर फ्रेटर्निटी या मतलब देश को भी अपना जो कानूनी ढांचा है, देखिए वकीलों के बिना तो वो पूरा होगा नहीं। वकील होंगे, जज होंगे, तभी ये पूरक होगा, एक दूसरे के पूरक हैं, तभी ये सिस्टम चलता है। तो दोनों क्लासेस को एम्पावर करना मुझे लगता है सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, और किस तरीके से बेस्ट टैलेंट को लॉ की तरफ आकर्षित किया जाए ताकि हमारा सिस्टम प्रॉपरली चले, लोग जागरूक हों। इसके लिए एक ये जो आपका जो स्टाइपेंड की बात है, ये एक इफेक्टिव एक इसमें मेजर इसमें हो सकता है। जी, आपने अभी भाषा की बात कही कि हमारे जो दस्तावेज हैं वो ऐसी भाषा में है जो आम जनता की समझ में भी नहीं आते, तो कई बारी जुडिशरी के हवाले से लोग नहीं फ़ायदा उठा पाते हैं चीज़ों का। डोगरी को एक लीगल अथॉरिटी दे दी जा चुकी है, एक कार्यकारी भाषा के रूप में अब उसका प्रयोग होगा, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या ये हेल्पफुल साबित होगा जुडिशरी के मैटर्स को सॉल्व करने में? देखिए एक वेलकम स्टेप है, डोगरी को जो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, ये पिछले 70 साल से जो इंडस्ट्रीज था जम्मू संभाग को लेके, वो मुझे लगता है कि अंडू करने की दिशा में एक कदम है। लेकिन ऑब्वियसली जब हमारा करिकुलम सिलेबस, हमारे बच्चे जो ट्रेंड हैं वो हिंदी और अंग्रेज़ी में अधिक हैं, तो हिंदी और अंग्रेज़ी में अगर आप ये मैनेज करेंगे सारे रिकॉर्ड, सारी चीज़ें, तो ऑब्वियसली उनके लिए आसान होगा। सिंबॉलिक तरीके से भी किया गया है। निष्ठा इनकी तब दिखेगी डोगरी को प्रमोट करने की जब डोगरी के लिए एक स्पेशल चेयर ये पुटअप करेंगे किसी यूनिवर्सिटी में, जब डोगरास का कल्चर, इनका इतिहास, आर्ट, म्यूज़िक, इसमें जब ये स्कॉलर्स पैदा करेंगे। और अगर आपको स्कॉलर्स पैदा करने हैं तो आपको पहले इंस्टीट्यूशंस बिल्डअप करने हैं। इंस्टीट्यूशंस बिल्डअप करके आपको लोगों को ढूंढना है, आपको टैलेंट हंट करनी है। ऐसे बहुत सारे गाँव में ऐसे लोग हैं जो कवि हैं, जो म्यूज़िक में
बिल्कुल एक समर्थ हैं और डोगरी आर्ट और कल्चर को प्रमोट करते हैं। अनटिल अनलेस यू प्रमोट दिस, देखिए डोगरी की प्रमोशन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करने से नहीं होगी। डोगरी की लैंग्वेज, डोगरी तब सशक्त होगी, मजबूत होगी जब रामधारी दिनकर जैसे कवि डोगरी में भी पैदा होंगे जी। हाउ इज दैट टू हैपन, वो किस तरीके से होगा। तो मुझे लगता है कि अगर उन चीज़ों की दिशा में कदम नहीं उठाया गया तो सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर होगा, कोई डोगरी में रिकॉर्ड नहीं पड़ेगा। अब के जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी और हिंदी में ही रिकॉर्ड पढ़ पाते हैं, लेकिन हाँ अगर आप वो मेजर्स करेंगे जहाँ पे डोगरी को और एनरिच किया जाएगा हिंदी की तरह, पंजाबी की तरह, तो मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता डोगरी कैन टेक ओवर हिंदी इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑल्सो, और लोगों में भी ये जागरूकता जो है वो फैलेगी और पीपल विल ऑल्सो लर्न। अंकुर जी, अब आपकी निजी ज़िंदगी से मैं थोड़ा सा जुड़ना चाहूँगी, क्योंकि आप राजनीतिक दलों के साथ सीधे लड़ाई लड़ते हैं, केसेस लड़ते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट भी आप काम करते हैं। ऐसी आपकी लड़ाइयाँ हैं, ऐसे आपके केस हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री तक इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो क्या आपको इसमें थ्रेट महसूस नहीं होती और आप कैसे उसके साथ डील करते हैं? देखिए हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि जिस भी इशू को हमने उठाया उस पर डिलीवर किया, और अगर मुख्यमंत्री के साथ भी किसी इशू को लेके बात आगे बढ़ी तो वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची, और जिस इशू को लेके वो सब चीज़ें हुई उसको हमने 370-35 से 14 फरवरी 2018 का एक पर्सनल ऑर्डर था मुख्यमंत्री का, जिसको हमने ध्वस्त कर दिया पूरे। और मुख्यमंत्री का जो इस्लामिक एजेंडा था, जो नॉन सेक्युलर कम्युनल हेजिमोनिक एजेंडा था, उसे हमने ध्वस्त कर दिया। तो आप देखिए we have been winning against these people, and for that you have to have clarity, और जिस समय and clarity comes through experience, through reading, through understanding, और तब के आपको आती है। जब आप इस प्रोसेस से गुजर के लड़ना शुरू करते हैं तो फिर fear is no component, कि when you have clarity of the entire system, सब चीज़ों की, एंड इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ये कोई एक दिन का नहीं है कि कोई आप खड़ा हुआ और बोला कि मैं बहुत फियरलेस हूँ। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, यू बिकम लाइक दैट। उसके लिए छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते आप एक स्तर पे पहुँचते हैं, जिसके बाद फिर ये रिजल्ट्स आते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे काफ़ी मेहनत या पीछे काफ़ी एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, जिसके बाद फियरलेसनेस प्रॉबेबली इज़ एन आउटकम। लेकिन हाँ ये भी ज़रूर है कि बचपन से ही इस तरीके की चीज़ों में इंटरेस्ट रहा, और चूँकि कुछ अलग करके सोसाइटी के लिए करके, और ये भावना कि समाज के लिए कुछ करना है, इसको हमने अपने अंदर, मतलब वी लिव्ड इट सिंस आई लिव्ड इट, तो इसीलिए फियर या डर वाली जो चीज़ें थी वो कभी दिमाग में आई नहीं। आप समाज की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप समाज के लिए काम करना चाहते हैं, जो कि हम देखते भी हैं कि आपने लड़ाइयाँ समाज के लिए ही लड़ी हैं, उसके हित के लिए लड़ी हैं। सामाजिक हित के लिए काम करने के लिए आपने एकजुट की स्थापना भी की है। किस तरह से आपको ये कैसे आइडिया आया कि हमें एकजुट जैसी एक संस्था बनानी चाहिए? क्योंकि इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हाथ मिला लेते तो कोई भी आपको वेलकम करके आपके काम कर सकता था। एकजुट बनाने की, उसकी संस्थापक बनने की कैसे आपको ये आइडिया आई? देखिए 2018 में एकजुट जम्मू हमने ये संगठन बनाया, और इसमें वो सब लोग आए जो अपने अपने फील्ड में अपने अपने समय पे कुछ ना कुछ ख्याति पा चुके थे, यानी जिन्होंने जम्मू के लिए, देश के लिए किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूट किया था। अब 2018 और 2014 के बीच में आप अगर हमारा सफ़र देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि डायरेक्टली वी टुक कजल्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, वी टुक कजल्स विद द स्टेट गवर्नमेंट, और जम्मू के इंटरेस्ट्स के लिए हमने अपनी लड़ाई जो थी वो लड़ी, और उसमें विक्ट्री भी पाई। उस लड़ाई लड़ने के आधार पे जो एक्सपीरियंस हमारे सामने आया है, व्हाट आई लर्नड, वो ये था कि चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे जम्मू की वो पार्टीज़ जो नेशनल पार्टीज़ की एक्सटेंशंस हैं, वो जम्मू कश्मीर को कश्मीर के ज़रिए ही चलाना चाहती हैं। तो जो हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन रोते रहते हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन एक बिगर प्रॉब्लम का केवल एक सिम्टम है। वो सिम्टम ये है कि जम्मू कश्मीर को कश्मीरी मुसलमान के ज़रिए ही चलाना है, और इसीलिए जम्मू संभाग को सेकंड क्लास ट्रीटमेंट देना है। और सेकंड क्लास ट्रीटमेंट में आपको नौकरियों में भी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, आपको पावर शेयरिंग में भी प्रॉपर आपकी डिस्प्रपोर्शनेट लेवल से शेयरिंग नहीं मिलेगी। तो अंडरस्टैंडिंग ये बनी कि चाहे खासतौर पर ज़मीन के मुद्दे को लेकर तो कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग है लोगों की। बहुत लोग खड़े हो जाते हैं ये कहने के लिए कि 1 इंच की भी ज़मीन नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल, वो एक है। तो ऑब्वियसली फिर जम्मू की लिबरेशन किस तरीके से हो, तो वो जम्मू के लोग स्वयं खड़े होकर ही कर सकते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली में आए, वो पिछले 70 साल से एक
स्टेट पैराडाइम चल रही है, पॉलिसी चल रही है कि दुनिया को ये दिखाने के लिए कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में, तो यहाँ का मुख्यमंत्री अगर मुसलमान होगा, यहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर मुसलमानों का वर्चस्व होगा, तो हम दुनिया को बता पाएंगे कि देखिए जम्मू कश्मीर में जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में, वहाँ पे इंडियन डेमोक्रेसी को मुसलमान चला रहा है। तो इंडियन सेक्युलरिज्म की कितनी बड़ी ये विक्ट्री है। तो उस गलत सोच को लेके दुनिया को दिखाने के लिए जम्मू को इन्होंने कश्मीर की गोद में बैठा दिया और जम्मू को बेच दिया, यानी जम्मू को स्लेव बना दिया। तो जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी डायमेंशंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं, हमने कहा ये गुलामी है, ये स्लेवरी है। और इस स्लेवरी से बाहर निकलने के लिए जम्मू के लोगों को स्वयं ही खड़ा होना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि इस स्टेट पैराडाइम में चाहे भाजपा आ जाए सेंटर में, चाहे आरएसएस ही आ जाए, पॉलिटिकल पार्टी कन्वर्ट होगी, जब तक जम्मू के लोग इस लिबरेशन की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, उनका कॉन्ट्रैक्ट कश्मीर के साथ डायरेक्ट है। दिल्ली का कॉन्ट्रैक्ट कश्मीर के साथ है और दिल्ली जम्मू कश्मीर को कश्मीर के प्रिज्म से देखती है। आपने देखा होगा, अब तो प्रधानमंत्री भी बानिहाल की लड़की को कश्मीरी कह के पुकारते हैं नेशनल टेलीविजन पे। तो उससे आप उनकी सोच और समझ को डिसर्न कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या प्रायोरिटीज रहती होंगी जिस समय पॉलिसी इश्यूज पे डिसाइड करना होगा। और यही कारण था, आपने देखा कि जिस समय भाजपा को 3 बार मौका मिला जम्मू का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उन्होंने बोला हम जम्मू का मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, हम कश्मीर का ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। 27 सीट्स थी जिस समय कोalition के समय पे, अगर आप इंडिपेंडेंट्स को, यानी पीडीपी और बीजेपी की तकरीबन बराबर सीट्स थी, एक आधी सीट का आप 3-3 साल का मुख्यमंत्री कर सकते थे। आपने 3-3 साल के मुख्यमंत्री करने के लिए एक बार भी सामने नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठ के बात नहीं की। मुफ्ती मोहम्मद सईद की डेथ के बाद महबूबा मुफ्ती के साथ आप ये कह सकते थे कि 3 साल या 2.5 साल जम्मू का मुख्यमंत्री बनेगा। आपने बोला नहीं, मुख्यमंत्री तो महबूबा मुफ्ती बनेगी और होम मिनिस्ट्री भी उनके पास रहेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उनके पास। तीसरा मौका मिला उन्हें जिस समय जब सरकार घिरी, तो भाजपा ने क्या किया, भाजपा ने 2 एमएलए वाले पॉलिटिकल पार्टी के जो हेड थे, चूंकि वो कश्मीरी मुसलमान थे और इनकी सोच है कि कश्मीरी मुसलमान ही चीफ मिनिस्टर बन सकता है और कश्मीर के जरिए ही जम्मू कश्मीर को चलाना। ये कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एंटी हिंदू उन्होंने काम किए ही, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। तो 3-3 मौके जिस समय जम्मू का मुख्यमंत्री बन सकता था इन्होंने, क्या ये चीज़ें सफिशिएंट नहीं है ये चीज़ समझने के लिए कि जम्मू कश्मीर को लेके भाजपा की भी वही पॉलिसी है जो कांग्रेस की रही पिछले 70 साल, और पिछले 70 साल से जो इंडियन स्टेट की पैराडाइम है जिसके बारे में मैंने चर्चा की, वही पैराडाइम अभी चल रही है और वो पैराडाइम एंटी जम्मू है, जम्मू को सेकंड क्लास। और अब डिलिमिटेशन की बात की जा रही है 2011 के सेंसस पे, इस पर भी आपने मुद्दा उठाया है। तो आपको क्या लगता है कि डिलिमिटेशन अगर 2011 के सेंसस पे होती है तो ये कितनी सही होगी? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इंडियन स्टेट जम्मू कश्मीर को कश्मीर के ज़रिए चलाना चाहती है और स्पेशली कश्मीरी मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम के ज़रिए चलाना चाहती है, टू पोर्ट्रे इट एज अ विक्ट्री ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म बिफोर द एंटायर वर्ल्ड। तो देखिए, इससे बड़ा सबूत क्या होगा इस पैराडाइम को एक्सपोज करने में हमारे पास कि यू हैव अ पॉलिटिकल पार्टी जिसे पता है कि 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाओगे तो सत्ता कश्मीर को मिलेगी, 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाओगे तो सत्ता जम्मू को मिलेगी। वो पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है कि हम 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाएंगे। ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसको सारे वोट जम्मू से मिले और जम्मू से ही मिलेंगे। उसके बावजूद भी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो ये डिसाइड करती है कि मैं ऐसा फैसला लूंगी जिससे सत्ता मेरे विरोधी दल को मिलेगी। क्या आपने ऐसी पॉलिटिकल पार्टी पूरे विश्व में देखी जो इस तरीके का फैसला ले, जिस फैसले के हिसाब से सत्ता, पॉलिटिकल पार्टी जिसकी लड़ाई ही सत्ता की है, सत्ता अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को हैंडओवर करे? इससे बड़ा सबूत आपको क्या नजर आएगा कि इस समय भी पॉलिसी वही है कि जम्मू कश्मीर को कश्मीर के जरिए ही चलाना है। तो अगर एकजुट जम्मू नहीं बनेगा तो फिर जम्मू की लड़ाई कौन लड़ेगा? तो क्या आने वाले वक्त में हम एकजुट को एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से देख पाएंगे? देखिए, हम इस पे बहुत सारी न्यूज़ आइटम्स भी पब्लिश हुई, हमने इस पे चर्चा भी की है। ऑफिशियल डिक्लेरेशन इसकी हम आने वाले कुछ दिनों में करेंगे एंड ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू सी अस इन द पॉलिटिकल अरेना, और बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से इश्यूज़ पे और हमारी डिलीवरी पे, जिन इश्यूज़ को टेकअप किया उसे डिलीवर भी किया। माइनॉरिटीज़ का इशू मैं आपसे डिस्कस करना प्रोबेबली हम भूल गए। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, नॉन मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है, और पिछले 70 साल से मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी मुस्लिम्स इलीगली इन वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, इन वायलेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस ऑफ द वेरी स्कीम्स, माइनॉरिटी रिलेटेड स्कीम्स हैं, इन वायलेशन ऑफ दैट माइनॉरिटी बेनिफिट्स ले रहे हैं, 70-80 स्कीम्स का फायदा ले रहे हैं, हज़ारों करोड़ रुपए का चूना स्टेट एक्सचेकर को लगता है। इस केस को लेकर भी हम सुप्रीम कोर्ट में 2016 में गए और 2 साल में हमने जम्मू कश्मीर की 40 लाख जनता के लिए सिंगल हैंडेडली वहाँ से केस जीता।
लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि केंद्र सरकार अभी भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को वायलेट करती है, जो मेरे केस में हुई 2018 में, 12 मार्च 2018 में, और अपने ही ऑफिस की यानी पीएमओ के ऑफिस की ही इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस, उसके क्लॉज 7B जिसमें लिखा है कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को माइनॉरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, उसको वायलेट करते हुए आज की डेट में भी माइनॉरिटी रिलेटेड स्कॉलरशिप स्कीम्स 60-70 के करीब जो हैं वो हिंदुओं के बजाय मुसलमानों को दे रही है। दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। वो भी हमने केस दिया था, वी आर मूविंग अहेड इनटू मतलब इस डायरेक्शन में कि वी विल सी टू इट कि आने वाले कुछ समय में ये चीज़ें ठीक हों। तो मैं आपको ये कहने का मतलब कर रहा था कि रोशनी कानून डेमोग्राफिक इन्वेजन का एक लेजिस्लेटिव टूल था, उसे ध्वस्त करवा दिया। 14 फरवरी 2018 लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव टूल था डेमोग्राफिक चेंज का, लैंड जिहाद का, उसे ध्वस्त करवा दिया। लैंड जिहाद का मुद्दा, ये डेमोग्राफिक इन्वेजन का प्रोसेस जन जन तक पहुंचाया, नेशनल लेवल तक भी गया, नेशनल मीडिया ने भी इसे कवर किया और उसके बाद पूरे देश को पता चला, पूरा माहौल बना कि जम्मू कश्मीर में ऐसा प्रोसेस चल रहा है। और अवेयरनेस के कारण इस प्रोसेस के ऊपर बहुत सारी रोक लगी है, क्योंकि अब लोगों ने अपनी ज़मीनें एक धर्मशेष के लोगों को बेचने से मना किया है या उस प्रोसेस को कंटेन किया है, कंट्रोल किया है। माइनॉरिटी वाले केस में 40 से 50 लाख लोगों को उनके न्याय दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से हमने फैसला करवाया। इसके अलावा 25,000 करोड़ का जो भूमि घोटाला, जो जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे बड़ा भूमि घोटाला है, जिसमें मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, IAS KS लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें 17 FIRs लगवाई और आने वाले कुछ दिन में वो CBI को भी ट्रांसफर हो जाएगा, उसमें भी हमारी विक्ट्री। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी फंडामेंटल और एग्जिस्टेंशियल सर्वाइवल के इशूज़ जम्मू के थे, हमने केवल उन्हें टेकअप करके आर्टिकुलेट ही नहीं किया, जनता को एजुकेट भी किया, अवेयरनेस भी क्रिएट की और उन सब इश्यूज पे हमने विक्ट्री पाई। ये इट इज नॉट गोइंग टू बी आवर पोल प्रॉमिस टुमारो वी बिकम अ पॉलिटिकल पार्टी कि हम रोशनी कानून को खत्म करवाएंगे जब सत्ता में आएंगे। हमने सत्ता में बाहर रह के रोशनी कानून को खत्म करवा दिया। उस कानून को जिसे 87 MLAs ने यूनानिमसली 100% वोट देके पास करवाया था। जी, एकजुट के माध्यम से आप जनता के मुद्दों को इसी तरह उजागर करते रहें और लड़ते रहें, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से भी आते हैं तो राजनीति में भी आपको वही वर्चस्व हासिल हो जो आपको न्यायिक स्तर पर मिल रहा है। हमारे स्टूडियो में आकर हमसे बात करने के लिए अंकुश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तो आज हमने बात की राजनीतिक और न्यायिक स्तर की। इसी तरह किसी एक और ज्वलंत मुद्दे पर आपसे फिर एक बार मुलाकात करेंगे एक नए एपिसोड के साथ ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के इस कार्यक्रम 1 to 1 में। तब तक के लिए दिस इज बिंदिया तिक्कू साइनिंग ऑफ। जय हिंद।